अस्सलाम वालेकुम। लॉ ऑफ मास सेक्शन को समझेंगे आज हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था गुलबर्ग और वेग्स ने। और इस लॉ में हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में, स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लॉ हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में बताते हैं। तो इस लॉ के अंदर एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, वो है जी एक्टिव मास। एक्टिव मास किसी भी सब्सटेंस के उस मास को या उस अमाउंट को या उस नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्टिव हो, यानी जो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हो। तो उस हिस्सा लेने वाले उस अमाउंट का नाम एक्टिव मास है। और एक्टिव मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। और यहाँ पे इसके लिए यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर की। एक्टिव मास को अगर मैं समझा दूं तो फ़र्ज़ करें आपने 1 kg चीनी लाया चाय बनाने के लिए। तो उस 1 kg में से सिर्फ 200 ग्राम चीनी यूज़ हो गया चाय बनने में। तो वही जो 200 ग्राम चीनी, वो सिर्फ वही अमाउंट एक्टिव हो गया चाय बनने में। तो वो जो 200 ग्राम जो चीनी यूज़ किया है वो उसका एक्टिव मास है। इसी तरीके से जब भी कोई रिएक्शंस होते हैं तो उस रिएक्शन में आप जो सब्सटेंस का जितना अमाउंट आप उसके अंदर ऐड करते हैं, जितना अमाउंट आप उसके अंदर डालते हैं, तो उस अमाउंट में से जितना अमाउंट उस रिएक्ट सब्सटेंस का एक्टिव होगा या जितना अमाउंट उस सब्सटेंस का रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होगा, उसी को उसका एक्टिव मास कहेंगे। और लॉ ऑफ मास सेक्शन हमें क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास सेक्शन हमें ये कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो रिएक्शन की जो रेट है वो उसी सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है। अगर मैं इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए की रिएक्शन की रेट की बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि ए का रिएक्शन रेट कितना है, ए की रिएक्शन करने की स्पीड कितना है, तो मैं कहूँगा जी कि ए की जो रिएक्शन करने की जो स्पीड है वो इसी ए के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना इस सब्सटेंस ए का एक्टिव मास ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उसका अमाउंट रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होगा, उतना ही उसका रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ सब्सटेंस बी की रिएक्शन की रेट की बात करूं, तो सिर्फ सब्सटेंस बी की जो रिएक्शन की रेट है वो इसी सब्सटेंस बी के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनका जो स्टेशियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो हमेशा चला जाएगा पावर्स में। यहाँ पे बी है गलती से आगे। और अगर मैं बात करूँ कि ये जो रिएक्शन है वो किस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो अगर मैं उस स्पीड की बात करूं तो वो स्पीड सिर्फ ए पे डिपेंड नहीं करेगा, वो अब सब्सटेंस ए के एक्टिव मास पे भी डिपेंड करेगा, सब्सटेंस बी की भी एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा, यानी इन दोनों की एक्टिव मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये था जी लॉ ऑफ मास सेक्शन। इसका स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। इसका स्टेटमेंट मैंने पहले समझा दिया, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले जो सब्सटेंस हैं, इंडिविजुअल एक सब्सटेंस की जो रेट है वो उसी सब्सटेंस के एक्टिव मास के बराबर होगा। और रिएक्शन खुद यानी फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड की बात करूं तो वो उन दोनों सब्सटेंस की एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट लिखूं तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। इसी तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगा? एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रिएक्शन रेट है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, जबकि रिवर्स रिएक्शन की जो रेट है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। और इनका जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमेशा चला जाएगा जी पावर में। तो ये था जी लॉ ऑफ मास सेक्शन।